हेलो। मैं हूं अभी यानी आपका फ़लसफ़ी उल्लू एंड वेलकम टू द चैनल। अब आप यहां तक पहुंच ही गए हो तो थोड़ा ठहर जाओ, मेरी कहानी सुन लो, क्या पता आपको पसंद आ जाए। न जाने क्यों हम हर चीज़ की वजह तलाशते रहते हैं। शायद इंसान होने का मतलब ही यही है। पर ज़िंदगी भर जो अपने साथ होता है उन हर चीज़ की वजह खोज पाना शायद मुमकिन नहीं, या शायद उन सब की वजह को समझ पाने की कोशिश करना बिल्कुल ऐसा है जैसे समंदर में कोई खोई हुई कांच की बोतल को तलाशना, जिसे समंदर ने तोड़कर कहीं खुद के अंदर ही दफन कर लिया हो। और ऐसी ही एक इंसिडेंट की वजह मैं आज तक खोज रहा हूँ। मैं आज भी जब भी उस दिन को याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रविवार का वो दिन मुझे आज भी ठीक ठीक याद है। वो दिन बिल्कुल किसी आम दिन की ही तरह था। उस दिन बादल घने थे, आसमान गहरा नीला और सलेटी था। उस रोज़ बारिश हुई नहीं थी, पर लगता था कि किसी भी वक्त हो जाएगी। और उस दिन मेरा एक एग्ज़ाम था, सरकारी नौकरी का। सेंटर मेरे ही शहर में था, बस थोड़ा आउटर इलाके में था। वहाँ तक का रास्ता मैप के हिसाब से यही करीब कोई 1.5-2.5 घंटे का होगा। पर एग्ज़ाम को लेकर मैं इतना नर्वस था कि मैं पूरे 2 घंटे पहले ही निकल गया। मैंने अपनी गाड़ी और मैप दोनों सेट कर लिए थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर शायद सब कुछ नॉर्मल था नहीं। मेरी किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। मैप के हिसाब से मैं सही रास्ते पर था। दोपहर से एग्ज़ाम शुरू होना था और मैं लगभग पहुंचने ही वाला था। सेंटर वहाँ से यही कोई 2-3 किलोमीटर की दूरी पर रहा होगा, पर अचानक रास्ता आगे जाकर ख़त्म हो गया। वहाँ एक ढलान थी और उसके ठीक आगे एक आधा टूटा हुआ सीमेंट का ब्रिज। पुल के इर्द गिर्द गिट्टी और बालू के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। मैंने अचानक से ज़ोर से ब्रेक मारी। अगर उस दिन मैंने अच्छी ग्रिप वाले जूते नहीं पहने होते ना, तो मैं अपनी बाइक के साथ फिसलता हुआ सीधा नीचे नदी में जा गिरता। उस बरसाती नदी में बहुत पानी था। मैंने घबरा कर मैप को रीराउट किया। स्क्रीन पर नया रास्ता लगभग 1 घंटे का डिटूर था। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मेरी घड़ी के हिसाब से एग्ज़ाम शुरू होने में सिर्फ घंटा भर बाकी था। अगर मैं लेट हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं बस ये सोच ही रहा था कि किसी तरह मैं बस एक बार सेंटर पहुंच जाऊं, वहाँ लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह एग्ज़ाम में बैठ जाऊंगा। पर तभी एक अजीब सा एहसास हुआ, बिल्कुल ही अजीब सा, एकदम घुटन भरा। शायद एग्ज़ाम का डर था या क्या, पता नहीं। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ एक बुढ़ा आदमी न जाने कहाँ से मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ऐसी झुर्रियाँ थी मानो जैसे वो सदियों से वहीं उसी जगह खड़ा हो। वो अपने हाथ पर खैनी रगड़ रहा था। उसने जैसे ही खैनी को हथेली पर ठोका, उसकी एक तेज सी गंध मेरी नाक में घुस गई और मुझे एकदम जोर की छींक आई। संभल गए बाबू, हो गया, काहे हड़बड़ा रहे हो इतना? वो बुढ़ा एक खराश भरी आवाज में बोला। इधर से तो नहीं जा पाओगे बाबू, और रास्ता बहुत लंबा है। दूसरा जो रास्ता है बहुत लंबा है, और इस समय ट्रक के कारण बहुत भयंकर जाम लगा होगा। लगभग 2 घंटा पकड़ के चलो। और देखो, अगर जल्दी जाना है तो एक शॉर्टकट है, कहो तो बताएं। वो बुढ़ा बहुत ही अजीब था और उसके ऐसे कहा जैसे वो मेरी मजबूरी को पहले से जानता हो। पर उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एग्ज़ाम का प्रेशर और सेंटर तक किसी तरह पहुंच जाने का डर घूम रहा था, इसलिए मैंने उसकी उस अजीब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस बुढ़े ने बताया कि इसी नदी के किनारे किनारे एक पतली कच्ची सड़क जाती है।
वहाँ थोड़ी दूर आगे एक ऐसी जगह है जहाँ पे नदी थोड़ी छिछली है, वहाँ कम गहरी है नदी। वहाँ से बाइक आराम से पार हो जाएगी। नदी पार करके एक गांव मिलेगा, जिसे क्रॉस करते ही मैं वापस सीधा मेन रोड पर पहुँच जाऊँगा। उस वक्त मेरे पास दूसरा कोई और रास्ता भी नहीं था। समय कम था और एग्ज़ाम छूटने का डर बहुत ज़्यादा। मैंने फैसला किया कि मैं उसी कच्ची पतली सड़क पर निकल पड़ूंगा। जैसे उस बुढ़े ने बताया था, थोड़ी दूर आगे जाकर नदी सच में बिल्कुल छिछली हो गई थी। मैंने बाइक पानी में उतार दी। रेत में पैर और पहिए धंसते जा रहे थे, पर गिरते संभलते किसी तरह मैंने वो नदी पार कर ली। नदी के उस ओर एक छोटी सी चढ़ाई थी। कीचड़ और ढीली मिट्टी पर बहुत से टायरों के निशान छपे हुए थे। उसे देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो रास्ता इस्तेमाल तो होता है। चढ़ाई पार करते ही वो गांव भी आ गया। वो गांव कम एक भूल भुलैया जैसा कस्बा ज़्यादा लग रहा था। ईंटों की नंगी दीवारें, खुली हुई नालियां और ऊपर जाल की तरह उलझे हुए तार। गलियां इतनी तंग थीं कि लग रहा था जैसे दीवारें मेरी तरफ खिसक रही हों। कई गलियों में तो बाइक तक मोड़ पाना नामुमकिन था। पर जो बात मेरी रूह कंपा रही थी वो था वहां का सन्नाटा। इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश में एक पूरा का पूरा कस्बा बिल्कुल खाली पड़ा था। एक इंसान, एक चिड़िया, एक कुत्ता तक नहीं था उसमें। मेरी घबराहट अब डर में बदल रही थी। मैंने जेब से फ़ोन निकाला। नेटवर्क कंप्लीटली गायब था, और जब मेरी नज़र फ़ोन के वक्त और डेट पर पड़ी, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। टाइम और डेट दोनों अजीब तरीके से ग्लिच कर रहे थे। दिन और महीना तो वही था, पर साल दिखा रहा था 1998। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे फ़ोन में अचानक से ये 1998 कैसे दिखा सकता था? हर तरफ एकदम सन्नाटा था। मुझे अचानक एक भयंकर घुटन सी महसूस होने लगी, जैसे मैं किसी जाल में फंसा हुआ हूँ। यहाँ वक्त उस तरह नहीं चल रहा था जैसे बाहर चलता है। मैं चिड़चिड़ा हो गया। मैं बस किसी तरह इस जगह से भाग जाना चाहता था। तभी मेरे ठीक पीछे से एक आवाज़ आई। अरे वो लड़के, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? आवाज़ बिल्कुल अक्खड़, भारी और एकदम अथॉरिटेरियन थी। एक पल को तो मुझे राहत मिली कि चलो कोई तो इंसान दिखा। मैंने बाइक रोकी और पीछे देखा। खाकी वर्दी पहने एक 40-45 साल का कांस्टेबल खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी घनी मूछें थीं और पेट हल्का सा बाहर निकला हुआ था। उसने वर्दी बड़ी ही बेढंगे तरीके से पहनी हुई थी। उसके सिर पर कैप भी नहीं थी, पर उसके एटीट्यूड से तो यह साफ था कि था तो वो पुलिस वाला ही। मैंने उससे पूछा, अच्छा सर, ये मेन रोड किधर पड़ेगा? एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम है और मैं इधर इस गांव में भटक गया हूँ। उस आदमी ने मेरी शक्ल को बड़ी ही गौर से अजीब तरीके से देखा, फिर समझाते हुए मुझसे बोला, तुम इस एरिया के नहीं लगते, तुमको इधर कभी देखा नहीं, और तुमको इधर से जाने कौन बोला? इधर बेटा अच्छे अच्छे गायब हो जाते हैं। अच्छा छोड़ो, थोड़ा हमको थाने तक छोड़ दो, फिर निकल जाना। वो कांस्टेबल मेरे किसी जवाब के बगैर ही मेरी बाइक पर पीछे बैठ गया, तो मैंने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब कौन बेकार की बहस करे, मुझे तो बस किसी तरह एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना था। थोड़ी दूर आगे गांव के लगभग एंड पर एक छोटा सा थाना था। वहां पहुंचा तो मैंने अजीब सा नज़ारा देखा। वहां काफ़ी चहल पहल थी। वर्दी वाले लोग इधर उधर भटक रहे थे। कुछ तो वहीं बाहर बड़ी टूटी बेंच पर बिना किसी होश के बेसुध एकदम सो रहे थे। ये सब मुझे किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रहे थे। कांस्टेबल ने एक हवलदार से पूछा, साहब हैं? जवाब आया, अभी राउंड पर निकले हैं,
थोड़ा देर में पहुंचेंगे। मैंने जल्दी से उस कांस्टेबल की तरफ मुड़कर कहा, अच्छा ठीक है सर, अब आप मुझे रास्ता बता दो, मैं निकलता हूँ। पर मेरी बात सुनते ही उस कांस्टेबल की मुस्कान गायब हो गई। उसने अचानक से मेरे हाथ एकदम जोर से पकड़ लिए और धीमी सी सरसराती आवाज़ में बोला, ऐसे कैसे बाबू, अभी थोड़ा बैठो, साहब से मिल लेना फिर निकल जाना। उसकी उस पकड़ में एक अजीब सी ठंडक थी। मेरा सब्र टूट गया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक झटके में अपना हाथ छुड़ाया और बाइक पर बैठकर वहाँ से भागा। जब मैं वहाँ से भाग रहा था तो पीछे से उसी कांस्टेबल की चिल्लाती हुई आवाज़ आई, अरे सही बोल रहे हैं, मत जाओ, अरे आगे खतरा है, कहीं नहीं जा पाओगे, इसी घेरे में गोल गोल घूमते रह जाओगे। उसकी कही वो बात अजीब थी, लेकिन अगले ही 10 मिनट में मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। मुझे समझ आ गया कि वो आखिर कहना क्या चाह रहा था। मैं चाहे जिस भी गली से मुड़ता, जिस भी रास्ते पर आगे बढ़ता, घूमकर वापस उसी जगह पहुंच जाता, उसी जगह जहां से मैंने शुरुआत की थी। मैं वहीं गोल गोल घूम रहा था बार बार। मेरा माथा एकदम पूरी तरह ठनक रहा था। मेरे अंदर का डर अब दहशत में बदल चुका था। मैं कहाँ किस जगह फंस गया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी अब रेड मार्क पर आ चुका था। मैं उस समय तक इतना उदास, फ्रस्ट्रेटेड और चिढ़ चुका था कि मैं जोर से चिल्लाने लगा, कोई है यहाँ, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, कोई तो मेरी हेल्प करो। ये बोलते हुए मेरे आंखों से आंसू निकल आए। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वीरान सा सन्नाटा मुझे निगल लेगा। पर उस पूरे एरिया में शायद मैं ही अकेला था और इस अकेलेपन ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। खुद के साथ ऐसे इस तरह किसी जगह पर फंस जाने का एहसास शायद मौत से भी ज़्यादा बुरा होता है। मैं अकेले उन गलियों में भटक रहा था, बिना जाने कि किस ओर जाना है। सन्नाटे में पड़ते मेरे हर एक कदम की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा हो। पर जब भी मैं पीछे पलटकर देखता तो बस वही वीरान सा सन्नाटा। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं कितने दिनों से उसी जगह उन्हीं गलियों में भटक रहा हूँ। लगता था जैसे वही घर, वही चौराहे बार बार पलट पलट कर मेरे सामने आ रहे हों। मैं बस थक कर बैठ जाना चाहता था, पर दिल हर बार एक झूठी तसल्ली देता कि शायद अगले मोड़ पर यह सब खत्म हो जाएगा और मैं निकल जाऊंगा इस मनहूस जगह से दूर। और दिमाग मेरे दिल की इस झूठी तसल्ली को मानकर बस एक आखिरी मोड़ के उस ओर झांकने चल पड़ता। मैं न जाने कितने घंटों या शायद दिनों से यही कर रहा था। पर फिर उस सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कहीं दूर ढोल बज रहे हों और उस ढोल के साथ कई सारे लोग एक साथ कुछ गुनगुना रहे हों, कुछ बुदबुदा रहे हों। मुझे लगा जैसे वो आवाज़ ही मेरे यहाँ से निकल पाने का एक आखिरी रास्ता है, एक आखिरी तरीका है। अगर मैं किसी तरह बस उस आवाज़ तक पहुँच गया तो शायद यहाँ से बाहर निकल पाऊँ। और मैं अपने अंदर बची खुची सारी ताकत बटोर कर उस आवाज़ की ओर दौड़ा। पर हर बार जब ऐसा लगता कि जैसे मैं उस आवाज़ के करीब हूँ, वो आवाज़ मुझसे दूर हो जाती। फिर मैं उस आवाज़ की ओर दौड़ता, फिर वो आवाज़ कहीं दूर हो जाती। ये मेरे साथ कई बार हुआ। एक बार को तो मुझे लगा कि जैसे ये आवाज़ बस एक धोखा है, एक छलावा है जो मेरे दिमाग मेरे साथ खेल रहा है, या मैं किसी बुरे सपने में फंस चुका हूँ। अगर मैं किसी तरह खुद को मार दूँ तो शायद मैं इससे बाहर आ जाऊँ, मैं जाग जाऊँ। अब ऐसा रियल लाइफ में थोड़े हो सकता है, पर फिर वो जगह, मेरा वहाँ होना,
ये सब भी सच था। नहीं नहीं, मेरे लिए यहाँ से किसी भी तरह निकलना ज़रूरी है। मैं हार नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा, मेरे सपने, मेरा कल, सब कुछ। और मैं फिर उसी आवाज़ के पीछे भागने लगा। इस बार मैं भागते भागते एक चौराहे पर था। उस चौराहे पर भीड़ जमा थी। मैं बता नहीं सकता कि उस भीड़ को दूर से देखकर मैं कितना खुश था। मैं भागता हुआ गली से होता उस भीड़ के करीब पहुंचा, पर वहाँ चल रहे उस मंजर को देखकर घबराहट और डर के मारे मैं वहाँ से आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बटोर पाया। अभी भी जब मैं ये कहानी सुनाता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ उस चौराहे पर कई सारे लोग घेरे में खड़े थे और बीच में एक लंबे मोटे पोल से बंधी थी एक औरत। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके गेहूं शरीर पर जगह जगह घाव थे। उन घावों से रिश्ते खून से अगल बगल खून जम गया था। न जाने वो कब से वैसे ही बंधी थी और उसके सर के बालों को न जाने किसने पर बहुत ही बुरी तरीके से नोचा था। ऐसे कि उसकी सर की खाल लटक रही थी। उसकी आंखें लाल थी जैसे उनमें खून भराया था, पर वो दर्द में नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं हो। और तभी अचानक ढोल की वो आवाज रुक गई। उस भीड़ ने गुनगुनाना बंद कर दिया। उस भीड़ में आगे खड़े एक आदमी ने धीरे से अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। एक एक करके उस पूरी भीड़ का ध्यान उस औरत से हटकर मेरी ओर था। और जब मैंने उनके चेहरे देखे तो मेरी रूह सच में कांप गई। उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका चेहरा सड़ रहा हो, धीरे धीरे गलकर उनकी खाल गिरने लगी हो। उन सबकी आंखें, नाक, होठ सब पिघलकर आपस में मिल रहे थे। वो मंजर इतना डरावना, इतना घिनौना था कि मैं उन सबके चेहरे भी नहीं देख पा रहा था। मुझे उल्टी आ रही थी। और फिर एक चीख गूंजी। वो चीख ऐसी थी जैसे कानों को छेद कर मेरे दिमाग की नसें फाड़ देंगी। मैंने जोर से अपनी हथेली से अपने कानों को बंद कर लिया। फिर एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, ऐसे जैसे वो मेरे अंदर से आ रही हो। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तू भी इसी भीड़ का हिस्सा है। उस भीड़ का जिसने मुझे और जिसे मैंने यहाँ इसी जगह बांध रखा है। कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। अब तो भी इसी भीड़ का हिस्सा है। उसके इतना कहते ही वो पूरी भीड़ एक साथ चीखी। इस बार वो चीख पहले से भी ज्यादा तीखी और तेज थी। वो भीड़ पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ी। मैं वहां से भागना चाहता था, पर मैंने जैसे ही पड़ने के लिए अपने कदम उठाने की कोशिश की, जमीन के भीतर से कई सारे हाथ निकल आए और उन सब ने मेरे पैरों को जकड़ लिया। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा था और वो भीड़ दौड़ती हुई मेरे करीब आ गई। मैं उनसे भाग नहीं सकता था। उनके उस सड़ते गलते हुए हाथों से अपनी पकड़ नहीं छुड़ा पा रहा था। देखते ही देखते उस भीड़ ने मुझे खुद में समेट लिया। उन सबके वो डरावने गलते हुए चेहरे अब मेरे करीब थे। उनकी सड़ी हुई सांसों की बदबू से मेरा दम घुटने लगा था। उन सब ने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया और उन सब ने मुझे उस पोल से बांध दिया। उस पोल पर बंधी वो
औरत अब वहाँ नहीं थी। वो तो उस पूरे भीड़ को लीड कर रही थी और उसकी वो घूरती काली आंखें अब मेरी आंखों के भीतर झांक रही थी और उस भीड़ ने वापस से बुदबुदाना शुरू कर दिया। वो ढोल वापस से जोर जोर से बजने लगे। मेरी हर चीख पुकार, हर गुहार उन आवाज़ों में खो गई। मैं अपने हाथों को पैरों को छुड़ाने की कोशिश किए जा रहा था, पर मेरे हाथों पर बंधी रस्सियां लाख कोशिशों के बावजूद इतनी सख्ती से बंधी थी कि मैं उनसे आज़ाद नहीं हो पा रहा था। और वो भीड़ मुझे बड़ी ही बुरी तरह नफरत से घूर रही थी। फिर उस भीड़ ने मुझ पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। एक एक पत्थर मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों को तोड़ रही थी। फिर उस औरत ने अपने हथेलियों से इशारा किया तो उस भीड़ को चीरते हुए एक आदमी मशाल लेकर मेरी ओर आगे आने लगा। उस जलती हुई मशाल को देखकर मैं समझ गया था कि मेरे साथ क्या होने वाला था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शैतान ने मुझे उस आग के हवाले कर दिया। अब वो आग मुझे जला रही थी और मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, दर्द से जलन से चीख रहा था। मेरी खाल जलने लगी थी। उस आग की ताप से मेरा शरीर जैसे पिघलने लगा था। मैं उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, पर मेरे चीखने चिल्लाने का किसी पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो भीड़ वैसे ही मुझे घेरे खड़ी थी, मुझे घूर रही थी और मेरे करीब उसी आग में चल रही थी वो औरत। वो मेरे करीब खड़ी थी। उसका शरीर भी आग में जल रहा था, पर वो तो मुझे ऐसे तड़पते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी और ऐसे ही मुस्कुराते हुए बोली, तेरा दर्द तो अभी शुरू हुआ है। यहाँ मौत नहीं मिलती है तो अंत काल की पीड़ा, तकलीफ। उसके इतना कहते ही वो आग धधक कर जोर से जलने लगी। अब मेरा पूरा शरीर जलने लगा था। मेरा शरीर पिघल कर गल कर गिरने लगा था। मैं जोर से चिल्लाने लगा। उस धधकती आग की ताप धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और मैं जोर से चिल्लाया, मुझे मत मारो, छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो। मैं पूरी जान लगाकर चीखते हुए अचानक से उठकर बैठ गया। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मेरा पूरा का पूरा बिस्तर मेरे पसीने से भीगा हुआ था। मैंने घबरा कर अपने हाथों को देखा, अपनी पीठ को छुआ। कोई मेरे शरीर पे जख्म के निशान नहीं थे। मैं किसी अनजान गांव में नहीं था, बल्कि मैं तो अपने ही कमरे में अपने बिस्तर पर बैठा था। मैंने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। यह सिर्फ एक सपना था, एक भयानक बुरा सपना। मैं जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैंने अपना फ़ोन चेक किया। आज वही रविवार था। हाँ, आज वही दिन था जिस दिन मुझे उस एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना था। सपने का खौफ इतना डीप था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी घर से निकलने की, पर एग्ज़ाम देना भी तो ज़रूरी था और इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उस सपने में मैं 2 घंटे पहले निकलने पर जो हुआ, उस डर से मैं आज अपने घर से 3 घंटे पहले निकल गया। मैं आज फिर उसी रास्ते पर था। धूप खिली हुई थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर जैसे जैसे मैं मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था, मेरे आसपास के बादल घने होने लगे। एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। मैं लगभग सेंटर के करीब था।
पर अचानक मेरी नज़र सामने सड़क पर गई और मेरी बॉडी की पूरी ताकत खत्म हो गई। मेरी बाइक के ब्रेक्स चीख पड़े। मेरे सामने रास्ता ख़त्म था, वही ढलान, वही आगे का आधा टूटा हुआ सीमेंट का ब्रिज और उस पुल के इर्द गिर्द वही गिट्टी और बालू के ढेर। मेरी धड़कन रुक सी गई। मैं अभी उस हैरानी में ही था कि अचानक से मेरी नाक में एक बार फिर उसी खैनी की तेज गंध आई। मैंने हिम्मत बटोर कर अपनी गर्दन धीरे धीरे बाईं तरफ घुमाई। वहां उस टूटे ब्रिज पर वही बुढ़ा आदमी खड़ा था, पर इस बार उसके चेहरे पर वो नॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं था। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक बेहद अजीब, खून जमा देने वाली शैतानी मुस्कान थी। वो अपनी हथेली पर वैसे ही खैनी रगड़ रहा था। तो जो मैंने देखा वो वाकई सपना था या सच?